हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज का जो है हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। 40 क्वेश्चंस हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, जो हमें लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको साइंस का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स करना है तो आप ऐप पर जाके एनरोल कर सकते हैं, आप बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, क्योंकि सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चंस जो इसमें आने वाले हैं वो हम पूरे कोर्स के अंदर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बस ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दोबारा रिवाइज कराने हैं। तो अगर आपको करना है आप बिल्कुल ऐप पर जाके एनरोल कर सकते हैं। सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं उस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो पेनिसिलिन है ये कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया वगैरह को मारती है। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन ही है जो बनी थी, जो बनाई गई थी। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है फंगस यानी कवक से। तो पेनिसिलिन जो है वो आप कहाँ से निकालते हो? आप ये फंगस से निकालते हो, यानी कवक से निकालते हो। तो इसका आंसर हो गया फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। कौन सी लकड़ी खुली हवा में उजागर करने के बाद जल्द ही बेकार हो जाएगी? तो अगर गीली लकड़ी हो उसको आप हवा में रख दोगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो सील जाएगी, टूट जाएगी। तो गीली लकड़ी को आप कभी भी खुली हवा में नहीं रखोगे। वेट वुड जो है, जो गीली लकड़ी है उसे आप कभी भी खुली हवा में नहीं रख सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा वेट वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एक बड़े स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ये बड़े स्पेक्ट्रम का मतलब कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो आप बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हो। लार्ज स्पेक्ट्रम का मतलब है जो कई सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो एम्पिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक होती है उसको आप कई सारी बीमारियों में, बहुत सारे स्पेक्ट्रम है डिसीजेस का जिनमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 4 है, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम की जो है वो है आपकी एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन आप सबसे ज़्यादा बीमारियों में, सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन का है, सबसे ज़्यादा यूज़ आप एम्पिसिलिन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? जैसे जो वूल है, जो ऊन है वो शीप से निकाली जाती है, राइट। लेकिन ये जो अंगोरा वूल है ये कहाँ से निकाली जाती है? अंगोरा वूल निकाली जाती है रैबिट से। तो रैबिट के जो फर होंगे वहां से आप अंगोरा वूल निकालोगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रैबिट यानी खरगोश। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज अफेक्ट्स women easily than that of men। इनमें से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है? तो मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो लेडीज को ज़्यादा होती है जेंट्स के कंपैरिजन में। तो जो हार्ट अटैक है वो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, विमेन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं होने के एज़ कम्पेयर टू मैन। तो हार्ट अटैक इज़ द करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस नहीं, जॉइंट आर्थराइटिस नहीं और आर्थराइटिस भी नहीं। ये तीनों का ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों में ज़्यादा मिलेगा या पुरुषों में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो हार्ट अटैक है women आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक एज कम्पेयर टू मैन। इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आईज के अंदर जो कलर विजन है, जो आप रंग देख पाते हो, रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है? देखो, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कि जो हमारी आईज हैं उसमें 2 तरीके के सेल होते हैं। 2 तरीके की आपकी जो है सेल होते हैं। एक का नाम होता है रॉड्स और एक का नाम होता है कोन्स। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। रॉड की शेप में होते हैं, कोन की शेप के होते हैं। शेप की वजह से इनको नाम दे रखा है। आपकी आंखें 2 ही चीज़ों की तरफ रिस्पॉन्स देती हैं, एक है कलर यानी रंग और एक है कितनी रोशनी जा रही है। कोई चीज़ ज़्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही है या थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है। तो 2 ही चीज़ों की तरफ हम रिस्पॉन्स देते हैं, या तो देते हैं कलर की तरफ या देते हैं इंटेंसिटी की तरफ यानी तीव्रता की तरफ, जिसको तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा सेल किसको करने में हेल्प करेगा? तो याद ऐसे कराया था कि कौन सी से शुरू है,
कलर सी से शुरू है, तो जो कोन्स मदद करते हैं कलर देखने में मदद करते हैं। अगर आप रंग देख पा रहे हो तो वो कोन शेप के सेल्स की वजह से आप देख पा रहे हो। तो कोन्स किसको रिस्पॉन्स देंगे, कलर की तरफ, और रोड्स किसको रिस्पॉन्स देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है कि कलर किसकी वजह से देखते हो, तो आप जो कलर देखते हो वो देखते हो आप कोन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो कौन सा होता है सबसे बड़ा पक्षी और जीवित है, जो ऑस्ट्रिच। आपको पता होगा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। किडनी डिसीज इज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, मनुष्य में गुर्दे की बीमारी कौन से प्रदूषक के कारण होती है। जैसे ना हर चीज़ की एक जैसे आपने सुना होगा मीना माता डिसीज थी, वो मरकरी की वजह से हुई थी, पारे की वजह से हुई थी। ऐसे जो किडनी की दिक्कतें होती हैं वो कौन से तत्व की वजह से होती हैं, अगर कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो किडनी की डिसीज़ है, गुर्दे की बीमारियां हैं, वो होती है कैडमियम की वजह से। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, किडनी से याद रखोगे किटकैट, ठीक है, चॉकलेट होती है ना, और कैडमियम से याद रखोगे कैडबरी। तो जो किटकैट है उसको कंपटीशन कौन दे रहा है, कैडबरी दे रहा है, यानी कैडमियम। तो इसका जो आंसर है वो है कैडमियम। गुर्दे की बीमारी कैडमियम की वजह से होती है, कहीं पे कैडमियम बहुत ज़्यादा है तो किडनी की प्रॉब्लम आपको देखने को आराम से मिल सकती है। रिजरपाइन इज यूज टू, रिजरपाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है। रिजरपाइन क्या है, एक ड्रग है, एक दवाई है। किस लिए यूज करते हो, हाई बीपी को कम करने के लिए। अगर बीपी हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, हाई हो जाए, तो उसको कम करने के लिए रिजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे याद रखोगे, रिजरपाइन को याद रखोगे रिलीफ से। ठीक है, रिजरपाइन आर से शुरू है, रिलीफ भी आर से शुरू है, कि आराम। आराम कब होगा, जब आप शांत होगे, यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। तो रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को कम करने के काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये समझाने से पहले ये मैं क्लास में समझा चुकी हूँ, हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कब क्या करता है, जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से आते हैं। कैसे याद कराया था, प्रोजेस्टेरोन भी पी से शुरू है, प्रेगनेंसी भी पी से शुरू है, तो ये। और दूसरा है ईस्ट्रोजन, शुरू ओ से होता है पर साइलेंट होता है। ईस्ट्रोजन नॉर्मली जब मैच्योरिटी आती है लड़कियों में तो उनकी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो सब जो है ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो ये दोनों सेक्स हार्मोन है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा दे रखा है, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है, ईस्ट्रोजन जो है, इसमें स्पेलिंग गलत है, ईस्ट्रोजन जो है इट इज़ द फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लोव, द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो लौंग होती है वो आप कहाँ से निकालते हो, यानी वो पूरे प्लांट का, पूरे पौधे का कौन सा हिस्सा है। 4 चीजें हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर, बड और फ्रूट। जड़ है, तना है, फूल की कली है और फ्रूट है। आपको दिख रहा होगा शेप, अगर आप लौंग की देखोगे वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कली होती है, बर्ड की शेप होती है, ये इस तरीके से होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कली की शेप है, तो जो आपकी लौंग है यानी जो क्लव है, दैट इज अ फ्लावर बर्ड, यानी फूल की कली। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स इन, अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो वो कौन सी रोशनी में सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है 7 तरीके की रोशनी होती है ना, विबग्योर। ये समझो जो विब्स वाला पोर्शन है उसको ब्लू रीजन कहा जाता है, ग्योर वाला पोर्शन जो है रेड वाला उसको रेड रीजन कहा जाता है। तो 2 रीजन बन गए, एक तो नीला और एक लाल। इन्हीं दोनों में फोटोसिंथेसिस दोनों में होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो दोनों में मैक्सिमम होगा। तो ब्लू और रेड रीजन में दोनों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो मैक्सिमम होती है। तो प्रकाश का नीला और लाल क्षेत्र में जो प्रकाश संश्लेषक गतिविधि है वो अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो कब होगी, वो ब्लू रीजन और रेड रीजन में होगी। एड्स वायरस है, एड्स के अंदर क्या होता है, देखो एड्स वायरस है, बेसिकली एड्स एक बीमारी है जो होती है HIV के कारण, HIV वायरस का नाम है। एड्स की फुल फॉर्म क्या हो गई, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म क्या हो गई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स बीमारी है जो HIV की वजह से फैलती है, और HIV के अंदर जैसे हमारे अंदर DNA होता है, इसके अंदर RNA होता है, DNA का छोटा भाई, फुल फॉर्म बता रखी है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हटा दो तो RNA बन गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो RNA होता है ना, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी सिर्फ एक ही होगा। हमारे बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड होता है इस तरीके से, लेकिन इनके अंदर कैसा होगा? इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। तो वो बोल रहे हैं HIV के अंदर क्या होगा, एड्स वायरस के अंदर क्या होगा? तो HIV के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड वाले ऑप्शन ही खत्म है। तो अब दो चीज़ें पूछ रखा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। DNA हमारे अंदर होता है, इनके अंदर क्या होता है? RNA। तो आप याद रखोगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी एकल फंसे RNA। What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? जिप्सम को फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपचार किया जाता है? मतलब ये है कि अगर आपको मिट्टी को अच्छा करना है तो आप जिप्सम डालते हो। जिप्सम क्या है मैं बता देती हूँ। POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पुट्टी बोलते हैं। ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें जब पानी मिला देते हैं, POP जो होता है वो पाउडर होता है, पानी मिला दोगे तो बिल्कुल प्लास्टर बन जाएगा हार्ड, उसको बोलते हैं जिप्सम। CaSO4 डॉट 2H2O। नॉर्मली जो मिट्टी होती है वो उदासीन होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ना तो एसिडिक होनी चाहिए, अम्लीय नहीं होनी चाहिए, और ना ही बेसिक, क्षारीय भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मिट्टी आपकी बेसिक हो, क्षारीय हो, यानी एल्कलाइन हो, तो आप उसको उसमें थोड़ा सा एसिडिक चीज़ डालते हो ताकि वो उदासीन हो जाए। तो वो बोल रहे हैं जिप्सम कब डालते हो? तो जिप्सम तब डालते हैं जब मिट्टी एल्कलाइन हो। तो आपका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन, यानी क्षारीय। तो इन्होंने यही पूछा है कि किस तरीके की मिट्टी को जिप्सम्स के साथ आप मिलाओगे ताकि वो सही से उगाने का काम शुरू कर दे, पौधों को सही से उगाए। तो आप जिप्सम डालोगे एल्कलाइन, यानी क्षारीय, बेसिक नेचर में। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है बैक्टीरिया के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इनमें से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? आपको दो याद करा रखे हैं मैंने बायोलॉजी की क्लास में। एक है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एक है यूनिवर्सल डोनर, जो सबको खून दे सकता है। ये जो खून देने वाले की जो कैटेगरी है ना, सबका ब्लड ग्रुप, मैक्सिमम लोगों का ब्लड ग्रुप यही मिलता है, वो है O। जिनका ब्लड ग्रुप O है वो सबको खून दे सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप AB है वो किसी को खून नहीं दे सकते, पर वो सबसे खून ले सकते हैं। तो आपसे पूछ रखा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, तो AB इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है जो सबको दे सकता है, वो है O। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और अलग अलग शेप के हिसाब से हमने उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। इन्होंने पूछा जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो रॉड शेप के बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियस, यानी कीटाणु, मतलब उनको बैसिलस ही बोला जाता है। स्पाइरिलियम जो है वो सर्पिलानु है, जो जो स्पाइरल शेप के होंगे। तो ये सब शेप के नाम पे हैं। जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कीटाणु जिसको हम बोलते हैं वो रॉड शेप का ही होता है। तो इसका आंसर हो गया बैसिलस। वॉट इज अ स्पंज, स्पंज क्या है? स्पंज पानी में रहने वाला एक जीव है और एक जानवर है। स्पंज ना हिलता नहीं है बिल्कुल भी, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन हमको लगता है स्पंज क्या है, मतलब एक नॉन लिविंग चीज है, उसके अंदर जान नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पंज आप कह सकते हो एक जानवर है, लेकिन ऐसा जानवर है जो विकसित ही नहीं हुआ है वो जानवर। स्पंज क्या होता है? एक एनिमल है। तो स्पंज में पूछ रखा है एक फंगस है, कवक है, फॉसिल है, कोई पहले जिंदा था उसका कोई बचा हुआ हिस्सा है, नहीं, प्लांट है या एनिमल है। तो स्पंज इज एन एनिमल, ये एक एनिमल में आता है।
Which of the following blood groups may be present in the children of a couple having blood groups A and B respectively? अगर कोई निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? अगर कोई कपल है उसमें मदर और फादर दो हैं और एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। देखो पहली बात तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप बच्चों का ब्लड ग्रुप पर्टिकुलरली एक नहीं निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी इतनी सारी होती है कि होगा, मतलब ये मैं आपको वैसे बायो की क्लास में समझा चुकी हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मान लो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि जो मदर का ब्लड ग्रुप ए है वो प्योर वाला ए है या इम्प्योर वाला ए है। प्योर वाला ए होगा तो इनके जीन्स होंगे आई ए और आई ए। इम्प्योर वाला होगा तो आई ए आई ओ, क्योंकि कहीं पे अगर ब्लड ग्रुप ओ भी आता है और ओ के साथ कोई भी आएगा तो वो अपने आप को दिखाएगा, ओ अपने आप को दबा के रखता है, तो ये भी हो सकता है। ऐसे बी के साथ भी अगर प्योर वाला होगा तो आई बी, इम्प्योर वाला होगा तो आई बी आई ओ। तो अब आप कुछ नहीं करोगे, अब आप एक चीज सुनो, यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, यहाँ से ए आया, यहाँ से ओ आ गया, मान लो अगर ए यहाँ से ए आया यहाँ से बी आया तो ए बी बनेगा, यहाँ से ए आया यहाँ से ओ आ गया तो ए क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, क्योंकि ओ तो दबा के रखता है। सेम ऐसे यहाँ से ओ आया यहाँ से बी आया तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, यहाँ से ओ आया यहाँ से भी ओ आया तो ब्लड ग्रुप ओ। मेरा मतलब क्या है समझाने का, जब भी ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा कि मदर का ये है फादर का ये है, या तो वो मदर और फादर के एक्यूरेट जीन्स दें आपको, ये मैं बायो की क्लास में सब कुछ समझा चुकी हूँ आपको, तो या तो वो एक्यूरेट जीन्स दें कि इसमें ये जीन्स थे। अगर जीन्स नहीं है तो आप नहीं पता लगा सकते, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो कोई भी हो सकता है, ए बी या ओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बी एंड ओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? इनमें से किसे विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है? तो चलिए विटामिन की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा चुकी हूँ, तो शुरुआत करते हैं। रेटिनॉल, रेटिनॉल को याद कराया था रटने से, पहले वाला रटना था, तो ये तो है विटामिन ए। फिर आया बी, उसको आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है, तो ये था आपका विटामिन B1। थैंक यू को याद रखोगे थायमिन से, तो विटामिन B1 कौन सा है, थायमिन ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन को याद रखा था फ्लावर से, तो आपने B1 के बाद B2 को फ्लावर दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड, ये है विटामिन सी। तो बेसिकली विटामिन B1 कौन सा हो गया, थायमिन हो गया। इसके साथ आपको तीनों मैंने और एक्सप्लेन कर दिए। हु डिस्कवर्ड कॉलरा जर्म्स? कॉलरा यानी हैजा के कीटाणुओं की खोज किसने की? तो कॉलरा के जो कीटाणु है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। कोच जो है CH लास्ट में खत्म हो रहा है, CH से कॉलरा बन रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रॉबर्ट कोच ने कॉलरा के जर्म्स की, जो कीटाणु थे उनकी खोज की थी। स्वीटेक्स यूज बाय डायबिटिक पेशेंट्स हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ, जो स्वीटेक्स है, जो मधुमेह यानी डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर वो लेते हैं वो होती है स्वीटेक्स, ठीक है, शर्करा जो लेते हैं वो स्वीटेक्स होती है। तो वो बोल रहे हैं उसमें कितना एनर्जी कंटेंट है, उसमें कोई एनर्जी मतलब कोई कार्ब्स नहीं है, 0 कैलोरीज है, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना वो अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो उनको ऐसी चीनी लेनी पड़ती है, ऐसी शुगर लेनी पड़ती है इसमें 0 कार्ब्स हो, तो वो स्वीटेक्स लेते हैं, उसमें 0 कार्ब्स होते हैं, तो इसका आंसर है 0 कार्ब्स। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, ये मैं आपको केमिस्ट्री के सेशन में भी करा चुकी हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन निकलती है बाहर, वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? नॉर्मली हम 2 चीज़ें लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी। हम बनाते हैं ग्लूकोज जो खाना होता है और ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन बनती है पानी से, तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी, वाटर यानी पानी। What are the basic units from which human spare parts can be created? वे कौन से बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनसे मानव स्पेयर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं? मतलब जैसे अगर किडनी बनानी है, क्लोन क्रिएट करना है, तो कुछ सेल्स लेते हैं ना हमारी बॉडी से, उनसे बनाते हैं, तो वो उन सेल्स को, जो बिल्कुल बुनियादी सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स यानी मूल कोशिकाएं जो होती हैं, ये होती हैं आपकी, जहाँ से आप स्पेयर पार्ट्स जो आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं आप वहाँ से बनाओगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन? रक्त जमावट के लिए इनमें से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है? आपको पता है कि ब्लड के अंदर टोटल 4 चीज़ें होती हैं, रक्त के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड है, वो तरल पदार्थ है जिसमें सारी कोशिकाएं तैरती हैं। प्लाज्मा एक कोशिका नहीं है, सेल का वो सेल नहीं है। 3 तरीके के सेल होते हैं ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त की कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त की कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स जिनको हम बोलते हैं। तो जो खून के थक्के जम जाते हैं, कैसे जम जाते हैं? प्लेटलेट्स से जमते हैं। तो इसका आंसर हो गया प्लेटलेट्स। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? सबसे पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करती है, जो शरीर में घुस जाते हैं उनको मारने का काम करती है। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक है आपकी पेनिसिलिन। नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ? रतौंधी किसकी कमी की वजह से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसका आंसर है विटामिन ए। हाउ मैनी फीट हैज़ अ क्रैब गॉट? एक केकड़े की कितनी फीट होती हैं, कितने पैर होते हैं केकड़े के? क्रैब के टोटल 8 पैर होते हैं या 4 जोड़ी पैर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8। ये आप याद रखेंगे, क्रैब के 8 जो हैं 8 फीट होते हैं। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय? पौधों में पानी किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पौधों में 2 ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, पानी और खाना। ये मैं आपको क्लास में समझा चुकी हूँ। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा जाइलम टिश्यू से, जाइलम ऊतक से। जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा, खाना, वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लूएम टिश्यू से। तो आपसे पूछ रहा है खाना, वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो आपके लवण होते हैं। तो आपका जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? वो करता है आपका जाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट? जब आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हो, एक्साइटेड होते हो, कौन सा हार्मोन निकलता है? देखो, आप अगर एक्साइटेड हो रहे हो, इमरजेंसी में हो, डरे हुए हो, खुश हो, उदास हो, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है जिस टाइम पे, बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस टाइम पे एक ही हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी एकदम आप एक्साइटेड हो जाते हो या डर जाते हो, वो है एड्रेनालाइन हार्मोन। आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, अब तो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करने लगे हैं कि एड्रेनालाइन रश है। एड्रेनालाइन रश का मतलब जब एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है किसी भी रीज़न से, एक्साइटमेंट की वजह से, खुश होने की वजह से, एकदम से डर की वजह से, तो उसको आप बोलते हो एड्रेनालाइन। तो ये हो गया, इसका आंसर है एड्रेनालाइन। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? इनमें से कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? आपके शरीर में एक ही अंग है जो कभी आराम नहीं करता, वो है आपका हार्ट यानी हृदय। तो जो हार्ट है, हृदय है, वो कभी भी आराम नहीं करता। लीवर, पेनक्रियाज, आइज सब आराम करते हैं। सो रहे हो तो आइज वर्क नहीं कर रही, खाना कुछ नहीं है तो पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा या लीवर काम नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता। इवन वेन यू आर स्लीपिंग योर हार्ट वर्क्स। अगर आप सो भी रहे हैं तो हार्ट काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? एक बीज को अंकुरित करने के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती? देखो, जब बीज को अंकुरित करना होता है, उसको ज़मीन में गाड़ते हैं और पानी हल्का सा देते हैं, हल्की सी नमी रहनी चाहिए, गर्माहट उसको मिलनी चाहिए। सूरज की रोशनी का कोई रोल नहीं होता, बिल्कुल भी रोल नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी का रोल होता है बाद में, जब उसमें से पत्तियां निकल जाएं, तब फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन जब तक बीज अंकुरित हो रहा है, सूरज की रोशनी का कोई काम नहीं है। आप बंद कमरे में भी बीज को अंकुरित कर सकते हो। मिट्टी में हल्का सा स्प्रे से पानी दो, उसको बीज को अंदर आप लगाओगे, वो इसमें उग जाएगा। तो सनलाइट जो है उसकी कोई नीड नहीं होती अगर आपको सीड को जर्मिनेट करना है तो। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद? एडवर्ड जेनर का संबंध किनसे है? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, यानी चेचक की जो है वो वैक्सीन बनाई थी। तो एडवर्ड जेनर किससे रिलेटेड है? स्मॉल पॉक्स से। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज? जिन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम समझाने वाले वैज्ञानिक थे कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। सबसे पहले हमारे लंग्स जो हैं, जो फेफड़े हैं, उनसे हार्ट में आएगा, हृदय में आएगा, हृदय पूरे शरीर में भेजेगा, पूरा शरीर वापस हृदय में भेजेगा, हृदय से वापस फेफड़ों में आएगा। तो ये जो पूरा संचरण है कि यहाँ कहाँ से कहाँ गया, ये सबसे पहले समझाया था
विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे, आप ऐसे सोचो कि ब्लड का सर्कुलेशन समझाते समझाते हम हार जाएंगे, इतना टिपिकल है। तो हार से बना हार्वे, तो विलियम हार्वे थे जिन्होंने रक्त के परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझाया था सबसे पहले। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय, यानी विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो ये बताया था कि टाइम के साथ साथ विकासवाद होता है, इवोल्यूशन होता है, बॉडीज में चेंज आते हैं। सबसे पहले किसने समझाया था, मैंने पूरी थ्योरी समझाई हुई है आपको इसकी, ये थे आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में कि बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, वो समझाया था। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन। इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में कहाँ होती है, हमारी थाई में, ठीक है, हमारी जांग में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। हे फीवर इज अ साइन ऑफ, हे फीवर किसका संकेत है, हे फीवर पता कौन सा होता है, आपने देखा होगा जिस टाइम गेहूं वगैरह की कटाई होती है ना, छींक वगैरह आनी शुरू हो जाती है, तो हे बोलते हैं जो उड़ते रहते हैं हवा में। तो हे फीवर वो होता है, मतलब एलर्जी हो जाती है हमें, थोड़े पॉलन ग्रेन से हो जाएगी, जो परागकण होते हैं उनसे हो जाएगी, धूल मिट्टी किसी भी चीज़ से एलर्जी। तो हे फीवर कोई फीवर नहीं होता, वो एलर्जी होती है। तो हे फीवर क्या है, एक एलर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन, इनमें से किस किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये तो पता होगा, नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो प्रोटीन के लिए एग्स वगैरह लेते हैं, एग्स का इंटेक करते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है पनीर या सोयाबीन बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का हाई कंटेंट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट मिलता है। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन अ ह्यूमन बीइंग इज, इसमें जो कशेरुकाएं होती हैं मनुष्य में टोटल कितनी संख्या होती हैं, यानी ये जो आप ये देख सकते हो, ये अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें से जो जो निकलती हैं ये कितनी निकलती हैं, तो टोटल निकलती हैं 33। ये मैं आपको बायो की क्लास में समझा चुकी हूँ। तो 33 पेयर होते हैं कशेरुकाओं के यानी वर्टिब्रे के। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड, घोड़े और गधे के बीच के शंकर को क्या कहा जाता है। देखो मैं बताती हूँ आपको, अगर आप लोग वैष्णो देवी गए हो, वहाँ खच्चर चलते हैं, ठीक है, जिन पे बैठ के चढ़ाई की जाती है। तो जो खच्चर है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, हॉर्स का और डंकी का। आप फीमेल हॉर्स जिसको मेयर बोलते हैं, फीमेल हॉर्स लेते हैं और मेल डंकी लिया जाता है, और इनके क्रॉस से जो बनेगा वो बनता है आपका म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं। और आपको बताऊं, जब भी ऐसा कोई क्रॉस बनता है, ठीक है, आपने दो अलग अलग प्रजातियां ले ली, आप उनका क्रॉस करा रहे हो, एक नया ही स्पीशीज बना रहे हो, नई प्रजाति बना दी, एक ड्रॉबैक है इनकी, एक कमी रहती है, ये कभी अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपको नया म्यूल बनाना है, नए खच्चर बनाना है, फिर से आपको फीमेल हॉर्स और मेल डंकी ही लेना पड़ेगा। म्यूल आपस में क्रॉस करके कि मेल म्यूल है फीमेल म्यूल है, वो आके अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, ये फर्टाइल नहीं होते, बिल्कुल भी अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। तो जब भी आप ऐसी स्पीशीज़, जैसे एक और स्पीशीज़ होती है लीगर, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो लास्ट लीगर था वो भी मर चुका है, तो अभी नहीं है लीगर, लेकिन लीगर बनता है लायन और टाइगर के कॉम्बिनेशन से। तो लीगर अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है तो लायन और टाइगर दोबारा लेना पड़ेगा, लीगर अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका म्यूल यानी खच्चर। तो ये थे आज के बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस, जो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और आपके आने वाले क्वेश्चंस के, आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। तो ये था आज का सेशन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ एसएससी के लिए रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको इनके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, जो इसमें क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सभी हम लोग ऑलरेडी बैच में कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो बैच में बिल्कुल फ्री हैं, जीएस का जो कोर्स है उसके साथ फ्री है। प्लेलिस्ट बना भी दी है जिसमें आप जाके टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि कोई वीडियो मिस तो नहीं हुई। तो ये थी आज की वीडियो। मैथ्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, मैथ्स के लिए भी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अपलोड हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पैटर्न के बेसिस पे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।